गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। देखो, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नेक्स्ट टॉपिक है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम क्या करेंगे चर्चा। कुछ स्टूडेंट्स के क्या थे कमेंट कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। समझ में तो पूरा आ रहा है लेकिन हम नोट्स कैसे बनाएं। तो देखना, ध्यान से सुनना। आप जब पूरा समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में नोट्स क्रिएट करने हैं। क्योंकि आप खुद की लैंग्वेज में यदि आप उसको लिखेंगे तो आपके वो लॉन्ग टाइम तक याद रह पाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट तो ये है। ठीक है। और फिर भी यदि कोई डाउट रहती है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि नोट्स कैसे बनाते हैं। क्योंकि अब इस टाइम में आप थर्ड ईयर में हैं और अभी भी यदि आप नोट्स नहीं बनाना सीखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, कोचिंग हम क्यों करते हैं? कोचिंग इसलिए करते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ पर हमें डाउट आ रही है, न कि पास होने के लिए। हम कोचिंग इसलिए करते हैं कि हमारी परसेंटेज इंप्रूव हो विद बेटर नॉलेज। समझ रहे हैं? अधिकतर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हम कोचिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम पास हो जाएं। नहीं, ये गलत है। आप ये सोचिए कि मेरे को एक भी ऐसा पॉइंट नहीं हो जो मेरे को क्लियर नहीं हो। समझ रहे हैं? और दूसरा ये है कि आप जब भी मेहनत करें, जब भी पढ़ना स्टार्ट करें, तो आप अपने माता पिता के बारे में एक बार अवश्य सोचें कि वो आपको किस तरीके से मेहनत करके और आपके लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं और हर एक प्रकार की व्यवस्था करते हैं जो आपके लिए स्टडी में हेल्पफुल हो। चाहे वो कितने भी परेशान हो, लेकिन आपको कभी भी नहीं बोलेंगे कि हम इतने परेशान हैं। तो आप उनको एक बार अपने माइंड में बिठाएं, उनकी तस्वीर को लाएं और उसके बाद में शानदार वाला मोटिवेशन आपको मिल जाता है, जहां तक मैं मानता हूं। और उसके बाद में आप पढ़ना स्टार्ट करें। यकीन मानिए, आप जो भी पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा 100% याद होगा। 99% नहीं, 100% याद होगा। ये बात अलग है कि आप उसको थोड़ी देर बाद में, 2-3 दिन बाद में भूल जाएं, लेकिन उसको वापस से रिवाइज करिए, परमानेंट हो जाता है वो। ठीक है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल दूसरा टॉपिक रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। नेक्स्ट होगा पोजीशन ऑफ सिग्नल। ठीक है। उसके बाद में स्केल ऑफ एनएमआर सिग्नल। उसके बाद में यदि टाइम रहा तो पढ़ेंगे हम टीएमएस, टेट्रामिथाइल सीलेन, रेफरेंस सब्सटेंस। क्या? रेफरेंस सब्सटेंस। टीएमएस का उपयोग क्यों किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में है सील्डिंग एंड डिसील्डिंग। एनिसोट्रोपिक इफेक्ट वो होगा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है। इनकी हम आज चर्चा करेंगे और आप ध्यान से मन लगाकर पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और हाँ, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दें। चेहरे पर स्माइल बरकरार रखें। चलिए जी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, कल भी मैंने बताया था, वापस से बता देता हूँ। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं? एन का मतलब न्यूक्लियर, मैग्नेटिक,
रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम क्या करते हैं, यहां पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। किस पर? नाभिक पर, प्रोटॉन पर। इधर से हम देंगे क्या, क्या देते हैं? स्थिर रेडियो आवृत्ति की विकिरण। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये नाभिक इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होती है? प्रभावित होती है। जैसे ही इसकी नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होती है, ठीक उसी समय यह नाभिक क्या करती है? रेडियो विकिरणों को अवशोषित करेगी। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि इस नाभिक की घूर्णन आवृत्ति, ध्यान से सुनना, घूर्णन आवृत्ति और इस रेडियो आवृत्ति का मान क्या हो जाए? समान हो जाए। उस समय रेडियो विकिरणों का क्या करेगा? ये नाभिक अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। और यहाँ ये नाभिक निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चली जाएगी? उच्च ऊर्जा स्तर में। कहाँ चली जाएगी? उच्च ऊर्जा स्तर में। और इसे हम कहते थे क्या? अल्फा जीमान स्टेट, और इसको कहते हैं हम बीटा जीमान स्टेट। अल्फा जीमान स्टेट, अल्फा जीमान स्तर, ठीक है, और इसे कहेंगे बीटा जीमान स्तर। तो यहां से यहां पर क्या करता है? ये गमन करता है, जिसको हम कहते थे फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन। फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन। अब यहां से यहां पर गमन कर रहा है, इसको हम दूसरा नाम और दे सकते हैं, अनुनाद। क्या दे सकते हैं? अनुनाद। और यहाँ किस में रखा हमने? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। किस में रखा? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। इस दौरान नाभिक भी अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, मैग्नेटिक। उसके कारण क्या हुआ? रेजोनेंस। क्या हो रहा है? अनुनाद। ठीक है। और इस कारण से यहाँ पर एक संकेत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सॉरी, क्या प्राप्त होगा? एक संकेत प्राप्त होता है, जिसे हम कहेंगे एन एम आर संकेत। जैसे मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार से आपको लिखना है। उसे क्या कहेंगे? एनएमआर संकेत। और इस एनएमआर संकेत का, इस एनएमआर स्पेक्ट्रम का जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं प्रोटॉन के लिए, इसलिए हम इसको कह सकते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतना समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं कैसे आपको लिखना है, ठीक है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें किसी प्रोटॉन के जिसमें किसी प्रोटॉन के प्राप्त एनएमआर संकेत का अध्ययन किया जाता है, एनएमआर स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है, उसे हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और भी डिटेल में यदि आप लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम? जब किसी नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो नाभिक के द्वारा निश्चित आवृत्ति की रेडियो विकिरणों का अवशोषण होने के पश्चात प्राप्त एनएमआर संकेत का अध्ययन, या हम कह सकते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम का अध्ययन, जिस रसायन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन आप समझ ही गए। तो यहां तक पूरा समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर नंबर ऑफ सिग्नल। संकेतों
की संख्या कल भी बताया था, आज और डीपली पढ़ते हैं। यहाँ पर कल जो पढ़ा उसको दोबारा से रिवाइज नहीं करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या है Cl। इसमें कितने NMR संकेत होंगे बताइए फटाफट से, 1 और 2 चेक कर लेते हैं। इसकी ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहां देखिए, आप इसको यू घुमा कर देखिए, यू घुमा कर देखिए, इधर ऐसे, इसको ऐसे, ये जैसे है इसको आप अलग महसूस कर रहे हैं, इनको आप अलग बता नहीं सकते, ऐसे इस प्रकार से हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर ये किसके साथ है, इस ओर, ये किसके साथ में है, इस ओर। तो यहां पर देखिए इसके पास में क्या है, इसके पास में क्या है, क्लोरीन, तो ए। ठीक है, क्या है, क्लोरीन ए। अब इसको इधर से भी घुमा कर देख सकते हैं आप, इधर से। अब यहां पर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला प्रोटॉन है किसके पास में है, क्लोरीन के पास में, जबकि ये वाला प्रोटॉन किसके पास में है, हाइड्रोजन के पास में, दूसरे प्रोटॉन के पास में। तो इसका रासायनिक वातावरण अलग है और इसका रासायनिक वातावरण क्या है, अलग है। तो यहाँ पर ये ए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा सी। तो इसके कितने NMR संकेत आएंगे, 3 NMR सिग्नल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। Br और यहाँ पर क्या है, Cl। अब इसके कितने NMR संकेत होंगे, 1 2 3 4, नहीं, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन 1 ए और ये क्या होगा बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये किसके पास में है, क्लोरीन के पास में, और ये किसके पास में है, ब्रोमीन के पास में, इसलिए यहाँ पर 2 NMR सिग्नल। ओके, यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हो देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर कितने NMR संकेत आएंगे, यहाँ पर कितने NMR संकेत आते हैं, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C और H, यहाँ पर इस त्रिबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, हाइड्रोजन। इधर भी सेम वही त्रिबंध और क्या है, कार्बन से हाइड्रोजन। तो यहाँ पर A, तो ये भी क्या होगा A, तो यहाँ पर 1 NMR सिग्नल आएगा। कितना आएगा, 1 NMR सिग्नल आता है। ठीक है, नेक्स्ट और देख लीजिए, जो जो आपके काम आएंगे यहाँ पर उनका सारा हम स्टडी कर लेते हैं। एल्डिहाइड, क्या है ये, एल्डिहाइड। इसमें NMR संकेत कितने आएंगे, देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये H, ये C, ये H, H और H। जो मेरा एक्सपीरियंस है उस आधार पर बता रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि A, ये B, ये C और ये D, क्योंकि ये इसके पास में, ये दूर हो गया, ये ऐसे नहीं, ये सारा का सारा क्या है, एक ही समूह के रूप में है। तो ये सारे के सारे प्रोटॉन क्या होंगे, यदि इसको A दे दिया आपने तो इसको क्या देंगे, सारे को B। तो इसमें कितने NMR संकेत आएंगे, 2। कितने आएंगे, 2 NMR सिग्नल। कितने आएंगे, 2 NMR सिग्नल। ओके, इसी प्रकार से आगे कीटोन में देखें हम, CH3 क्या नाम है इसका, एसीटोन। इसमें ये वाला समूह और ये वाला समूह क्या है, समान। देख लीजिए इधर से घुमाकर देखिए, यहां पर ऐसे करके देखिए, यूं, तो क्या होगा, समान है। इसको इधर किया या इसको इधर किया, इसको यूं घुमा दिया मैंने, आंख बंद करो, मैंने इसको इधर घुमा दिया, पता लगा क्या कौन सा समूह किधर गया। तो यहाँ पर ये दोनों ए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 NMR सिग्नल। क्या होगा, 1 NMR सिग्नल।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, साइक्लोप्रोपेन का हमने कल देख लिया था, H और H। इसमें कितने एनएमआर संकेत होंगे बताइए फटाफट से। इसमें क्या करना है आपको, ये तीन है ना, एक दो ये तीन, तो इसका रासायनिक वातावरण यहाँ पर इधर और इस ओर क्या है और नीचे क्या है, ऐसा चेक करना है। वापस से सुनना, जैसे मान लीजिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, साइंस के स्टूडेंट वैसे जुगाड़ी होते हैं ना, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर ऐसे ही। देखना इधर, यहाँ पर क्या है CH3, क्या है ऊपर CH3, नीचे क्या है H, यहाँ भी क्या है H और यहाँ भी क्या है H। ओके, तो इसको हम दे देंगे क्या, A। क्या दे देंगे हम इसको, A। इसके बाद में यहाँ देखिए ये वाला, तो यहाँ क्या है H, नीचे भी H है, ठीक है, ऊपर H है, इसके इस ओर क्या है CH3 है, इस ओर क्या है H है। याद रखना यहाँ पर H है, CH3 H और H, ऐसी स्थिति पहले आई क्या, नहीं आई, तो इसको दे देंगे हम B। ठीक है, इसको देखिए अब ये हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है H, क्या है H, एक और क्या है CH3, दूसरी ओर क्या है H, नीचे क्या है H, ऐसी स्थिति पहले आई क्या, अरे आई है, ये देखो यहाँ पर H CH3 फिर H और नीचे भी H, इसमें भी क्या है एक और CH3, दूसरी ओर क्या है H, ठीक है, नीचे क्या है H। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर थी, सेम यहाँ पर है, तो इसका क्या होगा B। अब आपको यदि याद नहीं रहता है कि कौन सा कहाँ पर आ गया, सर हमें तो याद नहीं है, इतना कैसे याद रखें, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जिसका आप ज्ञात करेंगे उसको लिख दें बीच में। इधर क्या है H, इधर क्या है H, सबसे बेस्ट तरीका है ये NMR संकेत निकालने का। ठीक है, ऐसा मेथड आप यदि YouTube पर और कहीं देखें तो मेरे को ज़रूर बताएं कि वहाँ पर ऐसा बता रखा है। और नीचे क्या है H, ठीक है, इसका देखो H है, बीच में हमने इसको लिख दिया, अंडरलाइन और कर देना आप इसको। एक साइड क्या है C, दूसरी साइड क्या है H, नीचे क्या है H। ये स्थिति देखो, यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है C है, अलग हो गया ना, तो ये हो गया B। इसका देखो H, एक और क्या है C, दूसरे और क्या है H और नीचे क्या है H। इन दोनों को चेक करना एक बार, HC नीचे H, दोनों में समान, तो B दे दिया हमने। ओके, अब इसका चेक कर लो, तो H अंडरलाइन कर दिया करो। अब इसमें नीचे देखो, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी क्या है H है ना H, ये H है ना, इसके इधर भी यहाँ H है और इसके इधर भी H है, ऊपर क्या है CH3, तो यहाँ पर बराबर बराबर में तो H और ऊपर क्या है CH3। तो ऐसी स्थिति पहले आई क्या, ऐसी स्थिति पहले आई क्या, नहीं आई ना, देखो ये बराबर में है ना, तो अलग रासायनिक वातावरण क्रिएट करता है, चाहे बराबर में, चाहे इस ओर हो चाहे इस ओर हो, वो तो होगा समान। लेकिन ऊपर नीचे यदि अलग होता है ना, तो उसका एनएमआर संकेत भी अलग ही आएगा, क्योंकि ये क्या है तल से ऊपर, ये क्या है तल से नीचे, तो इनका रासायनिक वातावरण अलग होगा और इनका रासायनिक वातावरण अलग होगा। यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर H है, तो इस H के इस ओर क्या है CH3, लेकिन इसमें इस ओर है,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन नीचे यदि अलग है तो फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सेम ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पर इस H के ऊपर आ गया क्या, CH3, क्या CH3, तो यहाँ पर इसका NMR संकेत अलग आएगा। इसको हम दे देते हैं C, क्या देंगे, C। अरे क्या हो गया, इसको क्या दे देते हैं हम, C। ओके, अच्छा आगे देखिए, फिर इसका चेक कर लिया हमने, इसका भी चेक कर लिया, इसका भी चेक हो गया, इसका भी चेक हो गया। इन दोनों का देखो, यहाँ पर है H, इसके इस ओर क्या है H, इस ओर क्या है H, और ऊपर क्या है H। ऐसी स्थिति पहले आई क्या कहीं पर, चारों तरफ तीनों तरफ क्या है H H, नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये C के बाद में D वाला हो जाएगा। और यहाँ पर चेक करिए, H इस ओर H, इस ओर H, ऊपर H। ऐसी स्थिति पहले आई क्या, बिल्कुल आ गई, क्या है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D, क्या हो जाएगा, D। इट मीन्स यहाँ पर कितने NMR संकेत आएंगे, 4 NMR सिग्नल। क्या जाएंगे, 4 NMR सिग्नल। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ये है अपनी बेंजीन, सारे के सारे CS CS CH, तो यहां पर होगा 1 NMR सिग्नल, क्या होगा, 1 NMR सिग्नल। लेकिन यहां पर देखना प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, CH3। अब इसके कितने NMR संकेत आएंगे, इसके कितने NMR संकेत आएंगे, तो इसका पूरा का पूरा तो होगा कितना, A, और इसका क्या होगा, B। कितने होंगे, 2 NMR सिग्नल्स, ठीक है, कितने होंगे, 2 NMR सिग्नल्स। और भी आपके माइंड में यदि कुछ चल रहा हो, वैसे तो यहाँ तक सफिशियंट है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं तो ये और देख लें, यहाँ पर कितने NMR संकेत आएंगे, A अलग है ना, CS2, CS3, B, और ये सारा C, 3 NMR सिग्नल्स आएंगे, क्या होंगे, 3 NMR सिग्नल्स होंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए यहां पर होता CS3, यहाँ होता Cl, यहाँ होता H, और यहाँ होता CH3, तो कितने NMR संकेत आएंगे, तो यहाँ पर देखिए, इस कार्बन से इस ओर चले तो क्या है, CH3A, इस ओर चले तो क्या है, CH3A, और यहाँ पर क्या है, Cl और H, तो ये हो जाएगा B। कितने होंगे, 2 NMR सिग्नल। आपके पास में कोई फॉर्मूला हो जिसका आपको NMR सिग्नल्स की संख्या कैलकुलेट करना नहीं आ रही हो, तो आप क्या करेंगे, मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नंबर ऑफ सिग्नल्स का काम, ठीक है। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, संकेत, संकेतों की तीव्रता, संकेतों की तीव्रता। और अपने चैनल नाइस एजुकेशन हब, NISE एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होने वाली होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाएगा। ओके, अब संकेतों की तीव्रता से क्या मतलब है, तीव्रता से मतलब है यहां पर, ये यहां पर, ये है यहां पर, और ये है
यहाँ पर। तो यहाँ पर संकेत की तीव्रता, इसकी लंबाई, लेंथ कितनी है? कम। इसकी क्या है? ज़्यादा। इसकी क्या है? और भी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसके प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। कैसे मालूम चलेगा? यानी कि प्रोटॉन, समान प्रकार के प्रोटॉन की संख्या क्या है? ज़्यादा है। कैसे मालूम चलेगा? पहले हमें आना चाहिए नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करना, एनएमआर संकेतों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, और उसी से मालूम चलेगा कि समान प्रकार के प्रोटॉन कितने हैं। समान प्रकार के प्रोटॉन कितने हैं, देखना यहां पर। जैसे हम लेते हैं CH4, यहां पर समान प्रकार के प्रोटॉन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। CH3, देखो आप एक बात और नोट कर लें, आपके माइंड में ये हो कि, कमेंट कर रहे हो क्या? ओके, थैंक यू। आपके माइंड में ये हो कि हम सारा का सारा एक ही क्लास में याद कर लें और पूरा समझ जाएं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये है साइंस। आप हो स्टूडेंट किसके? साइंस के। क्या होते हो? सिस्टमेटिक, स्मार्ट, स्वीट, सिंसियर। ठीक है, तो ये सारे के सारे गुण होने ही चाहिए, और इनको आप फॉलो करेंगे तो आपको साइंस आसानी से और लॉन्ग टाइम तक याद रह पाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे। यहां पर ये था ए, हमें आता है क्योंकि हमने सीख लिया है। ये है बी, और ये क्या है? सी। नहीं, ये भी है ए। तो ए प्रकार के प्रोटॉन कितने हो गए? 6। बी प्रकार के कितने हैं? 2। तो इनका जो एनएमआर संकेत आएगा वो क्या होगा? तीव्र होगा। इसकी पीक क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसकी पीक क्या होती है? कम होती है। ओके, CH3 CH2OH, इसमें A, B और C कैसे कर दिया सर? इसके लिए आप कल की और आज की स्टार्टिंग वाली क्लास जरूर देखें। तो यहां पर ए प्रकार के प्रोटॉन कितने हैं? 3। बी प्रकार के कितने हैं? 2। और सी प्रकार के कितने हैं? 1। ठीक है, संकेत तो आएंगे यहां पर 3, लेकिन ए प्रकार का जो संकेत होगा उसकी तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। बी प्रकार का जो होगा उसकी तीव्रता इससे कम होगी, और सी वाले की और भी कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? इसके कम, इसके ज्यादा, और इसके और भी ज्यादा है। बात समझ में आई? ओके, आगे देखिए। इसमें परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं, आप आराम से लिख लेना स्पीड कम करके। जब कार्बनिक यौगिक में समान प्रकार के प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है तो उस संकेत की तीव्रता भी उसी अनुपात में अधिक होती है। उसी अनुपात में, रेशो में अधिक होती है। अर्थात संकेतों की तीव्रता से हमें समान प्रकार के प्रोटॉन की संख्या ज्ञात होती है। ओके, एक और एग्जांपल देख लें। CI CH3, इसका नाम कौन बताएगा? CH3 CH3 इसका नाम कौन बताएगा? फटाफट से कमेंट करके बता दो, इसका नाम कौन बताएगा? नहीं? देखो, एक CH3, एक CH3, एक CH3, एक CH3। CH3 को हम कहते हैं मिथाइल। जब इनकी संख्या 2 होगी तो डाई, 3 ट्राई, 4 होगी तो टेट्रा।
टेट्रा मिथाइल, आ गया होगा अब तो नाम, और इसका नाम क्या है, सीलेन। क्योंकि सीला प्लस में ANE, इसका IUPAC नाम हम सीखेंगे किस में, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में। वहां पर SI को क्या बोलेंगे, सीला। तो यहाँ पर दो, और ये क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है, क्या है, सैचुरेटेड। तो यहाँ पर दो वोवल स्वर पास पास में आएंगे तो पहले वाला वोवल क्या हो जाएगा, गायब। तो क्या नाम पड़ जाएगा, SILANE, सीलेन। तो टेट्रामिथाइल सीलेन। अब इसमें ये भी क्या है, A प्रकार का, ये भी क्या है, B प्रकार का, ये C प्रकार का और ये D प्रकार का। नहीं, ये A प्रकार का और ये भी क्या होगा, A प्रकार का। सारे के सारे क्या होंगे, A प्रकार के। तो समान प्रकार के प्रोटॉन की संख्या कितनी है जी, 12। कितनी है, 12। तो इसके NMR संकेत की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसीलिए इसका उपयोग, टेट्रामिथाइल सीलेन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, रेफरेंस सब्सटेंस के रूप में किया जाता है। केवल एक कारण यही नहीं है, दूसरे और भी कारण हैं, हम जानेंगे आगे। थोड़ा सा मैं हिंट जरूर दे देता हूं। इसका जो क्वथनांक है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। यह कार्बनिक विलायकों में आसानी से विलय हो जाता है। क्या हो जाएगा, आसानी से विलय हो जाता है। और इन्हें आसानी से पृथक भी किया जा सकता है, आसानी से पृथक भी किया जा सकता है। और यह क्या होता है, अक्रिय होता है, इनर्ट होता है। क्या होगा, अक्रिय होता है, इनर्ट होता है। ओके। और यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, परिरक्षित होते हैं, उच्च परिरक्षित होते हैं। इस कारण से इसका NMR संकेत अप फील्ड की ओर आता है। किस ओर आएगा, अप फील्ड की ओर आता है। अब परिरक्षित और विपरिरक्षित ये क्या आ गए, इसको पढ़ेंगे हम आगे वाले टॉपिक में, अभी चल रहे हैं हम। ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ सिग्नल, संकेतों की स्थिति, संकेतों की स्थिति। कोई संकेत कहाँ पर आएगा, कोई संकेत कहाँ पर आएगा, यह किस पर निर्भर करता है, यह उसके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। किस पर, उसके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। इसको समझने से पहले आप ध्यान से देखना इधर, ये क्या है अपनी, कुछ नहीं है ये तो, ये क्या है अपना परमाणु। ये क्या है, अपनी नाभिक, अपनी नहीं परमाणु की। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझना, इधर से हम क्या लगाते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो सोर्स मान लो, ऐसे लिख लो आप, कंफ्यूज हो जाएंगे आप नहीं तो। रेडियो सोर्स लगाएंगे हम। यहां से क्या लगाते हैं हम, ध्यान से समझना इसको, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या लगाएंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। यह स्थिर होगा, क्या होता है, स्थिर। और ये क्या होता है, सामान्यतः परिवर्तित, वेरिएबल। क्या होगा, वेरिएबल। अब जैसे ही हम इस नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यह नाभिक क्या होती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होगी। ये इसको क्या करना चाहेगा, इसको प्रभावित करना चाहेगा। जैसे ही ये प्रभावित होती है, जैसे ही यह प्रभावित होती है, ठीक उसी समय इसकी घूर्णन की आवृत्ति और रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेडियो आवृत्ति का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तुल्य हो जाता है, तुल्यकालिक हो जाता है। और जैसे ही इसके समान होता है आवृत्ति का मान, तो यह नाभिक रेडियो आवृत्ति को, रेडियो विकिरणों को क्या करेगी, अवशोषित करती है।
जैसे ही ये रेडियो विकिरणों को अवशोषित करती है, नाभिक निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र अल्फा जीमान स्टेट से बीटा जीमान स्टेट में गमन करती है और क्या देगी, एनएमआर संकेत देती है। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कक्ष में भी तो कक्षीय गति और अक्ष पर भी तो अक्षीय गति, दोनों प्रकार की गति करते हैं, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यहां पर ये इधर घूम रहे हैं, ध्यान से देखना, ये पूरा समझ में आ गया तो पूरी यूनिट समझ में आ जाएगी, ध्यान रखना। ये क्या कर रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, तो क्या उत्पन्न कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जब यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है नाभिक, तो यह चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे ज्यादा, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, ज्यादा, और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो इसकी नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होती है, कम प्रभावित होगी। क्या होगी, कम प्रभावित होती है। अब कम प्रभावित होती है तो प्रभावित यदि नहीं होगी तो यह रेडियो विकिरणों का अवशोषण भी नहीं करेगी। यह रेडियो विकिरणों का अवशोषण भी नहीं करेगी और रेडियो विकिरणों का अवशोषण नहीं करेगी तो एनएमआर संकेत भी अपने को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, एनएमआर संकेत प्राप्त नहीं होगा। और देखिए ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र यदि किस ओर हो जाए, इसकी डायरेक्शन होगी, या तो किस ओर होगा, प्रयुक्त, एप्लाइड, अधिरोपित, अध्यारोपित, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, विपरीत। क्या हो, विपरीत। और क्या हो सकती है, इसके अनुदिश भी हो सकती है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हम इस ओर से लगा रहे हैं और ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाए, समान हो जाए। क्या हो जाए, समान हो जाए, तो यह नाभिक क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा प्रभावित होगी। और प्रभावित ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये पूरा आगे समझ में आ जाएगा, पूरा सुनेंगे उसके बाद में ये टॉपिक क्लियर होगा। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और कम करेंगे तो हम किस ओर आएंगे, निम्न की ओर, लो की ओर। तो उस क्षेत्र को कहेंगे हम निम्न क्षेत्र, डाउन फील्ड। क्या कहेंगे, डाउन फील्ड, निम्न क्षेत्र कहते हैं। और इसके लिए हमें मालूम है कि ये जो है, ये हम कल से पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला जो है, ये एनएमआर संकेत अपने को प्राप्त हुआ, कहीं पर भी प्राप्त हुआ, लेकिन यहां पर ये वाला जो क्षेत्र इधर वाला, ये तो होगा डाउन फील्ड, निम्न क्षेत्र। और ये क्या होगा, इस ओर जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, अप फील्ड। और आपको मालूम होगा हमने जो ये डायग्राम बनाया था, ये स्पेक्ट्रम बनाया था, इसमें हम यहाँ नीचे की ओर किसको मेंशन किया था, स्ट्रेंथ ऑफ एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ किसको व्यक्त किया था, अवशोषित विकिरण, अवशोषित विकिरण, यानी कि एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडियो वेव्स, एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडियो वेव्स, इसको व्यक्त किया था। तो यहां पर ये इस ओर जाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात स्ट्रेंथ, सामर्थ्य बढ़ रही है। समझ गए, दोबारा से देखना, यहां पर पूरा समझ में आ जाएगा। ये क्या है, नाभिक, परमाणु, इसके सेंटर में है नाभिक, बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे तो उत्पन्न क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब यह चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इस नाभिक को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। क्या करता है, सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यह इसको सुरक्षित ना करके इसको असुरक्षित और कर देती है।
ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहां पर मान लीजिए इसको पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ये इसके क्या है यहां पर बॉडीगार्ड, क्या है बॉडीगार्ड। इनका मुंह किस ओर है, बाहर की ओर। इनकी जो राइफल AK-47 और खतरनाक वेपन्स है वो क्या है, इस ओर मुंह करके रखे हुए हैं। तो इधर से यदि कोई दुश्मन आता है अटैक करने के लिए तो ये क्या करेंगे, उसको ही मार गिराएंगे। ठीक है। तो ये बॉडीगार्ड क्या कर रहे हैं, पीएम का परिरक्षण, संरक्षण। संरक्षण को केमिस्ट्री में कहेंगे परिरक्षण। परि का मतलब चारों ओर से, परिरक्षण, चारों ओर से क्या कर रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो परिरक्षण हो गया। ठीक इसी प्रकार से यदि ये क्या कर लें, उल्टी पोजीशन कर लें अपनी इधर, तो बाहर जो बाहर से अटैक कर रहे हैं उनको क्या मिल जाएगी, सहायता। इनको और भी कम ताकत लगानी पड़ेगी, ये आराम से ही इसको क्या कर देंगे, पीएम को धराशायी। ठीक है। तो यहां पर ये जो अब हैं वो किसकी भांति कार्य कर रहे हैं, विपरिरक्षण की भांति, विपरिरक्षण की भांति कार्य कर रहे हैं। ठीक है, विपरिरक्षक की भांति कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, विपरिरक्षण, क्या हुआ, विपरिरक्षण। तो यहां पर इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या करना पड़ रहा है, कम, यानी कि दोबारा से देखना, यहाँ पर बाहर से जो अटैक कर रहे हैं उनको क्या लगानी पड़ी, ताकत कम, ताकत कम। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या करना पड़ा, कम, क्या करना पड़ा, कम। समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दें, समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट कर दें। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, कम। तो हमारा जो संकेत होगा वो इस ओर न आकर कहाँ आएगा, अब की बार यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर निम्न क्षेत्र की ओर आ जाएगा। कब, जब इसकी डायरेक्शन, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसकी दिशा, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाए, समान। ठीक है। अब यहां पर और देखना, ये क्या है, नाभिक, क्या है, नाभिक। यहां इसके साथ में ये जो परमाणु है उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह -I हो सकता है, -R समूह हो सकता है, -H समूह हो सकता है, या यहाँ पर -M समूह हो सकता है। ये तो आपने 11th और 12th और फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा ये समूह क्या होते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 CH2 Cl, CH2 CH3 CH2 Cl, ये है ना। यहाँ पर ये Cl है, क्या करेगा, -I प्रभाव लगाएगा, क्या लगाएगा, -I प्रभाव लगाएगा। तो यहाँ पर इसकी ओपन स्ट्रक्चर और लिख देते हैं, CHHCl, पूरा ऑपरेशन कर देंगे आज इसका। तो ये खींचेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे, इस ओर जाएंगे, ये भी किस ओर जाएंगे, इस ओर जाएंगे। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये यहाँ पर। आपको मालूम है कि I प्रभाव दूरी बढ़ने के साथ साथ में घटता जाता है। तो यहाँ I प्रभाव, -I प्रभाव ज़्यादा होगा और -I प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे ज़्यादा। तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व क्या हो गया, कम। और इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व कम हुआ तो यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, कम। और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा तो प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र इस नाभिक को सुगमता से क्या कर देगी, प्रभावित कर देगी। और सुगमता से जैसे ही प्रभावित करती है ये रेडियो विकिरणों का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। रेडियो विकिरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है और तुरंत NMR संकेत प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर इसका मान क्या करना पड़ा अपने को, कम, निम्न पर। क्या होगा, निम्न पर। थोड़ा सा लगाएंगे इसके नाभिक प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम। कौन सा, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम। और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होने के कारण ये नाभिक आसानी से क्या होगी, प्रभावित और अवशोषित करेगी और क्या देगी, NMR संकेत देती है। यहां पर तो इनका जो NMR संकेत आएगा वो कहाँ आएगा, डाउन फील्ड की ओर।
कहाँ आएगा, डाउन फील्ड की ओर। इनकी बात करें, ये दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे इस ओर, आकर्षित कम होंगे। यहाँ पर धनावेश जो आएगा, आंशिक धनावेश आएगा, उसका मान क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से इस ओर जाएंगे कम, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा कम, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होगा तो इसकी नाभिक के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इसकी तुलना में कम प्रभावित होती है, और कम प्रभावित होगी तो इसको अधिक प्रभावित करने के लिए, यानी कि प्रॉपर रूप से इसको प्रभावित करने के लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाया जाएगा। तो यह संकेत किस ओर आएगा, किस ओर आएगा, अप फील्ड की ओर आएगा। किस ओर आएगा, अप फील्ड की ओर आता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। इसमें संकेतों की स्थिति से ज्ञात होता है कि कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक में प्रोटॉन का रासायनिक वातावरण कैसा है, रासायनिक वातावरण कैसा है, इसका हमें मालूम चलता है। ठीक है, यदि कोई प्रोटॉन अपना एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र में देता है, इसका मतलब वो कहाँ पर उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन को निर्मोची करने वाले समूह के पास में उपस्थित है। और यदि डाउन फील्ड में आता है, निम्न क्षेत्र में आता है, तो वह वहाँ पर उपस्थित है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह हैं, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप उपस्थित है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर CH3 और CH3, एक तो ये है, एक क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ये है। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे, इसको एक बार क्लियर कर लो, नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि ये लिखवा तो दिया। यहाँ पर इसका एनएमआर संकेत आएगा, वो कहाँ आएगा, अप फील्ड की ओर आएगा, और इसका एनएमआर संकेत जो आएगा वो आएगा डाउन फील्ड की ओर। किसकी ओर आएगा, डाउन फील्ड की ओर आता है। तो ये है आज के टॉपिक जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और आप शानदार तरीके से यदि समझना चाहते हैं, बाद में कमेंट करने की आवश्यकता ही ना पड़े, तो लाइव उपस्थित रहें, ताकि तुरंत कमेंट करेंगे, मैं उसको वापस से रिवाइज करा दूंगा। क्योंकि मैं केवल अनुभव के आधार पर इतना बता सकता हूं कि हाँ आपको ये वाला समझ में नहीं आया होगा, लेकिन प्रॉपर आपके माइंड में क्या है और क्या नहीं है, यह तो आप ही बताएंगे। ठीक है ना, ये तो आप बताएंगे तभी मेरे को मालूम चलेगा। तो आप लाइव क्लास में अवश्य रोजाना रेगुलर प्रेजेंट रहें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।